खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। चुनावी रंजिश को लेकर चली तलवारें, मूसा खेड़ा में हुए संघर्ष का वीडियो भी आया सामने। हवाई फायरिंग का वीडियो बनाने पर हमला कर 4 को किया घायल, रामगढ़ थाना क्षेत्र का है मामला। 3 सेकंड में तोड़ा लॉक और 1 मिनट में कार की पार। NEB क्षेत्र में हुई चोरी, वहीं कटी घाटी मैरिज गार्डन से नकदी और मोबाइल सहित बैग हुआ चोरी। और चुनावी कयासों के बीच अधिवक्ताओं ने दी मिश्रित प्रतिक्रियाएं, प्रमुख दलों में बताई कांटे की टक्कर। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। चुनाव तो हो गए, लेकिन अब इससे जुड़ी रंजिशें सामने आ रही हैं। किशनगढ़ बास के ग्राम मूसा खेड़ा में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया। साथ ही दोनों गुटों की ओर से तलवार और फरसी निकाल ली गई। चुनावी विवाद में एक व्यक्ति की आंख के नीचे तलवार का घाव हुआ है। दोनों ही पक्षों ने किशनगढ़ बास थाने में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। झगड़े का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवक अपने हाथों में तलवार और डंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुड़ी ने बताया कि ग्राम मूसाखेड़ा निवासी बलविंदर सिंह ने किशनगढ़ बास थाने में मामला दर्ज करवाया है। इसके अनुसार वह अपनी दुकान पर बैठा था और इसी दौरान कुछ लोग लाठी फरसी लेकर दुकान लूटने और उसे मारने की नीयत से पहुंचे। इन्होंने गले में रखे 20,000 रुपए निकाल लिए और उसके ऊपर हमला कर दिया। उसे बचाने के लिए आए लोगों के साथ भी मारपीट की गई। यह लोग उसकी दुकान को लूट कर ले गए और सामान तोड़ दिया। किसी तरह भागकर बलविंदर ने अपनी जान बचाई। वहीं दूसरी ओर ग्राम मूसाखेड़ा के ही रहने वाले किशोरी लाल मेघवाल ने मामला दर्ज करवाया है कि 26 नवंबर को सुबह 8:30 बजे वह किसी काम से सरपंच से मिलने उसके घर जा रहा था। उसके साथ छोटा भाई सीताराम भी था। वह जैसे ही बलविंदर सिंह की दुकान के पास पहुंचे तो पहले से ही घात लगाए बैठे इस गुट ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद हरमीत सिंह ने दुकान से तलवार निकालकर उसे जान से मारने की नियत से गर्दन पर तलवार चला दी। जैसे ही वह थोड़ा झुका तो तलवार उसकी बाईं आंख के नीचे जा लगी। इतने में ही बलविंदर सिंह फरसी निकाल कर लाया और उनके ऊपर हमला कर दिया। पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार कुड़ी के अनुसार मामला चुनावी रंजिश का है। दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज करवाया गया है, जिसमें अनुसंधान किया जा रहा है। उसके बाद दिनांक 26 तारीख की बात है कि हमारे पास एक परिवादी आया है, किशोरी लाल पुत्र संधूराम मेघवाल निवासी मूसाखेड़ा। इसने बताया कि 26 तारीख को सुबह 8:30 बजे जब वह अपने किसी काम से रास्ते से गुजर रहा था तो बलविंदर सरदार ने उसकी दुकान के पास से जैसे ही गुजरा इसके ऊपर और इसके भाई सीताराम के ऊपर घात लगाकर हमला कर दिया और मारने पीटने की नीयत से तलवार फरसी वगैरह से हमला किया है। इसी तरह इसी मामले में उसके बलविंदर ने जो है मुकदमा दर्ज करवाया है कि वह 26 तारीख को सुबह 8:30-9 बजे अपने दुकान पर जब बैठा था तो ये 15-20 लोग इकट्ठे होकर आए हथियारों से लेस होकर और आके उसको मारने की नीयत से और दुकान लूटने की नीयत से उस पर हम बलविंदर पर और उसके भाई पर हमला कर दिया और गले से 20,000 रुपये भी लूट के लेके गए। तो इस तरह से दोनों ने आपस में एक दूसरे से चुनावी रंजिश के चलते मारपीट करने का आरोप लगाया है। और वहीं विवाह कार्यक्रम के दौरान हवाई फायरिंग का वीडियो बनाने के विवाद में रामगढ़ थाना अंतर्गत 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। वहीं 2 युवकों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित के परिजन महेश सैनी ने बताया कि उनके परिवार में शादी है और 2 दिन पहले बिंदोरा निकल रहा था। इसी दौरान रवि कट्टे से हवाई फायरिंग कर रहा था। परम सैनी ने उसकी वीडियो बनाई तो रवि के साथ उसकी कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर रामगढ़ सब्जी मंडी के पास मैरिज होम पर दूसरा गुट लाठी और फावड़े लेकर पहुंचा और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसके चलते घायल 4 युवकों को रामगढ़ CHC ले जाया गया। यहाँ चंद्र प्रकाश और अजय का प्राथमिक उपचार हुआ, जबकि परम सैनी और मोनू सैनी को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सब्जी मंडी रामगढ़ की घटना है जी। ये मेरे जो में जिम में गए थे और डंडे हथियार टकराते थे और कट्टे भी दिखाते हैं इनको और पीछे हम थे, हमारी शादी है घर में और उन्हें मारा पीट करे। दोनों पैर फ्रैक्चर कर दिया। छोटा भाई का, एक बड़ा भाई का पैर हाथ में दिया
एक दूसरे लड़के के दिए, जो बचा है उसके भी दिए है। तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ ये झगड़े का नाम ये वो दादागिरी दिखाते गांव के अंदर, गांव के अंदर दादागिरी दिखाते हैं। कट्टा उट्टा चलाने के हाँ हाँ, अभी वो कुछ दिन पहले उसका कट्टा पकड़ा भी रामगढ़ थाने में, उसको वो गिरफ्तार भी हुआ था उस टाइम। वो 3-4 लाख रुपए दे के वो छुटाया भी है वो लड़का। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? अब तो ये उसे दादागिरी से पीटे है उनको, दादागिरी दिखाते हैं वो। बताओ। अभी हमारे शादी थी परसों रोज की, बिंदौरा उतर रहा था, वो कट्टे को लेकर दिखा रहा था। मेरा भाई वीडियो बना रहा था उसकी, तो मेरा भाई कह रहा वीडियो क्यों बना रहा है? जब वो कट्टा दिखा रहा था, कट्टा उसने धमका लिया। अब उसको परसों की बात हुई, आज इसको पीट दिया तीनों भाइयों को। ये दादागिरी दिखा दी। तो क्या नाम है आपके भाई का? मेरा भाई का नाम है परमजीत सैनी। और जो दो घायल है क्या नाम? वो है मेरा भाई बनिया है खुद, और एक मेरा लड़का भाई का लड़का है मोनू सैनी। इनको पीटा। ये तो बचाने लगा, इसके डंडा दिया हाथ फ्रैक्चर में। रामगढ़ थाने में शिकायत दे दी? शिकायत दिया मेरा, वो तो ले नहीं रहे थे, कर लेंगे। फिर मेरा भाई कमांडो है, उसने वहाँ साहब से फोन करवाया, जब रिपोर्ट को ले ली उन्होंने। हाँ जी। खुशखेड़ा और चौपानकी थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग नाबालिग बच्चियों के साथ हैवानियत की गई। दोनों ही प्रकरणों में महिला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची घर से बाहर पार्क में अपने 8 वर्षीय भाई के साथ खेलने के लिए गई थी। तभी पार्क में ही एक अज्ञात व्यक्ति उसे उठा ले गया। उसने पार्क के बगल में ही बने खंडरनुमा कमरे में ले जाकर बलात्कार का प्रयास किया। बच्ची के चिल्लाने पर लोग यहां पहुंचे तो वह बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। उधर चौपानकी थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी के साथ उसके चाचा लगने वाले एक व्यक्ति ने बलात्कार किया। परिजनों ने भिवाड़ी महिला थाने में इसे लेकर मामला दर्ज करवाया है। अलवर और आसपास चोरियों का दौर जारी है। चोरियों की इसी कड़ी में कृषि उपज मंडी के पीछे एनईबी हाउसिंग बोर्ड में मकान के बाहर खड़ी कार रात को चोरी हो गई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। चोरों ने कार के दरवाजे का लॉक तोड़ने में केवल 3 सेकंड का समय लगाया। उसके बाद वे 1 मिनट में कार चोरी कर ले गए। अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में है। उधर एनईबी थाना क्षेत्र में किराए के मकान पर रह रहे राजगढ़ क्षेत्र निवासी लालू प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें बताया गया है कि उनके पुत्र ने कार मकान के बाहर खड़ी की थी, लेकिन सुबह कार नदारद मिली। उधर एनईबी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 23 तारीख को शाम को 4:15 साढ़े 4 के करीब में आता स्कूल से रोज की तरह। मैंने रोज की तरह गाड़ी बाहर लगा दी थी और जो अपना काम मैं करके सो गया। फिर सुबह जब 5:30 बजे खड़ा होकर देखा तो गाड़ी नहीं पाई, और उसके बाद गाड़ी को इधर उधर देखा, कुछ पता नहीं लगा। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज दिखवाई थी मकान मालिक से, उसमें पता लगा कि रात की गाड़ी 2:21 पे गाड़ी चोरी हो गई है। तो फिर मैंने कंट्रोल रूम पे खबर दी नाकाबंदी के लिए। उसके बाद एनईबी थाना में रिपोर्ट करवाई थी, सूचना दी। उसके बाद 4-5 दिन तक लगातार मैंने गाड़ी की खोज जारी भी की है, लेकिन कहीं पता नहीं लगा। उसके बाद 27 तारीख को एफआईआर करवाया। कहाँ के निवासी हो आप? मैं रहने वाला तो पीछे से राजगढ़ का हूँ, मैं यहाँ रेंट पे रहता हूँ। कौन सी स्कूल बस गाड़ी चलाती हो? अपनी गाड़ी चलती थी संगम माध्यमिक विद्यालय बख्तल की चौकी। अरावली विहार थाना क्षेत्र में कटी घाटी के समीप एक मैरिज गार्डन से बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि वह कटी घाटी स्थित पैराडाइज गार्डन में एक शादी समारोह में शरीक होने के लिए आए थे। यहाँ उनका बैग चोरी हो गया। बैग के अंदर 2 मोबाइल, नकदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखी हुई थी। उधर पुलिस ने बैग चोरी का मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। मामला एक मुस्कान नाम की लड़की है, उसने करवाया है। वो शादी में गई थी, उसका मोबाइल और आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है उसको इसने बैग में से चोरी कर लिया। और इसको अनुसंधान किया जा रहा है मुकदमा दर्ज कर। कितने लाखों का? हजारों का? नहीं, लाखों का नहीं। मोबाइल था 5-7 हज़ार रुपये का था, और ज्वेलरी तो वैसी कीमत नहीं। बैग पूरी चोरी कर लिया? हाँ, बैग ले गया। ऐसी कोई कीमती सामान तो नहीं। हाँ, जांच जारी। और वहीं एमआईए थाना क्षेत्र के रिद्धि सिद्धि गैस एजेंसी के गोदाम से रात को चोर 10 भरे हुए सिलेंडर पार कर ले गए। इससे पहले अक्टूबर माह में भी इस एजेंसी से 10 सिलेंडर चोरी हुए थे। चोर यहां पिकअप लेकर पहुंचे और गोदाम से भरे हुए सिलेंडर उठाकर पार हो गए। वहीं पुलिस पिछली चोरी का भी अब तक खुलासा नहीं कर पाई है। स्कीम 2 निवासी विवेक अग्रवाल ने बताया कि चोर सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। सर, वो 29 अक्टूबर की बात थी। एक व्यक्ति 10 सिलेंडर भरे हुए ले गया था।
ठीक है। ऐसी फिर 24 नवंबर को फिर 10 सिलेंडर पिकअप से फिर ले गया भरे हुए। तो इसकी सूचना आपने कहाँ दी है? वो कंप्लेंट कर दी ना एमआई एरिया थाने में। हाँ जी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है सिर्फ एक बंदा था और बाकी साथी थे। वो चोरी जो पिकअप से ले जा रहा था वो एक बंदा दिख रहा था और 2 बंदे डंडे पे बैठे थे गोदाम के पीछे। अच्छा। हाँ, वो वीडियो में आ रहे थे अपने कैमरे में। विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार जारी है। एडवोकेट जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि उन्होंने कई बूथों पर जायजा लिया था। वहीं अलवर शहर में दोनों प्रत्याशी बेहतर हैं। साथ ही गहलोत सरकार की योजनाओं को लेकर सकारात्मक असर दिखाई दिया। विधानसभा के चुनाव में जो पोलिंग हुई है वो ज़्यादा बड़ी चढ़ी करनी नहीं है, तो ठीक ठाक पोलिंग हो गई। और इस पोलिंग के आधार पर और जिस प्रकार का रुझान देखा गया है उसके हिसाब से संभावना इसी बात की है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के ये दावे कि उनके 165 सीट आएंगी, 167 सीट आएंगी, ऐसा प्रतीत नहीं होता। कांग्रेस की सरकार बनेगी और संभावना ये है कि 100 से लेकर 120 के बीच दरमियान कांग्रेस की सीट आ सकती है। बीजेपी का ये दावा कि वो सरकार बनाएंगे, मुझे तो जो पोलिंग में लोगों के रुझान दिखे, बातचीत दिखी है, उसके हिसाब से कहीं राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती नज़र नहीं आ रही। ऐसी स्थिति में बीजेपी को जिन जिन सीटों पर उन्होंने सांप्रदायिक ताका फैलाने की कोशिश की है या ध्रुवीकरण की कोशिश की है, वहाँ पर निश्चित रूप से उनको मात मिलने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। तिजारा हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे अलवर देहात हो, या चाहे राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ हो, इन तमाम सीटों पर मुझे तो कहीं भी बीजेपी जीतती नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में अलवर की 11 सीटों में कांग्रेस की ही विजय संभावित है। ऐसी स्थिति में अच्छी छवि और कुछ विशेष कम्युनिटियों को, बड़ी 3 कम्युनिटियों के वोट कांग्रेस को मिलने के हिसाब से कांग्रेस की जीत यहाँ पूरी तौर पर संभावित नज़र आ रही है। उधर एडवोकेट शब्बीर खान के अनुसार दोनों ही पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि किस सीट पर कांटे का मुकाबला है, तो किसी जगह संघर्ष त्रिकोणीय बना हुआ है। तो बड़ी कसमकस स्थिति है दोनों तरफ। कहीं त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, कहीं 2 कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब की बार ये जजमेंट नहीं कर सकते कि फला आदमी बहुत अच्छे तरीके से विजयी हो रहा है। तो अब की बार जिस तरीके से जो चुनाव का एग्जिट पोल जो प्रतिशत बढ़ा है, 77 के लमसम राजस्थान का गया है, ये हमें ऐसा लगता है कि एक उम्मीद है बदलाव की। जो पहले भी गत वर्षों में चलता आया था, हो सकता है कि वो गत वर्ष का जो परपाटी राजस्थान में चलती आ रही थी, अब की बार वो टूटने को मिले, देखने को मिले। कौन सी सरकार बन सकती है? सरकार के लिए राहें आसान ना कांग्रेस के लिए है और ना ही बीजेपी के लिए है। दोनों के लिए बड़ी संकट की स्थिति है। हो सकता है कि स्पष्ट बहुमत दोनों पार्टियों को किसी को ना मिले, और जो बाहर जो कैंडिडेट है जैसे निर्दलीय है और अन्य पार्टियों से हैं, वो मिलकर साठगांठ बैठाकर किसी भी पार्टी की सरकार बना सकते हैं। अलवर से क्या मानते हैं? अलवर शहर से अलवर की भी यही स्थिति है। अलवर भी हम ये नहीं कह सकते कि इस पार्टी का उम्मीदवार स्पष्ट रूप में पूर्ण बहुमत से जीत रहा है। वहीं एडवोकेट पंकज सांवरिया का मानना है कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने कई आरोप लगाए। अब देखना है कि इसका क्या लाभ मिल पाता है। उन्होंने अलवर शहर में कांग्रेस भाजपा की अच्छी टक्कर बताई। जी, राजस्थान के अंदर भी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और वोटिंग प्रतिशत गत चुनाव से कुछ परसेंट बढ़ा है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी जो नज़र आती है, मेरे ख्याल से जो 1% बढ़ा है वोटिंग परसेंटेज, वो सरकार के खिलाफ जा सकता है वर्तमान। और जो चुनावी मुद्दे थे राजस्थान के अंदर, तो जो पेपर लीक है, भ्रष्टाचार है और जो कानून व्यवस्था है, जो बीजेपी ने इनको मुद्दा बनाया था, मेरे ख्याल से और राजस्थान की जनता में निश्चित तौर पर अप्रोच करने का काम बीजेपी गवर्नमेंट ने इन मुद्दों को बनाया है। तो इन मुद्दों पर चुनाव हुआ है। बाकी बीजेपी का जो एजेंडा है पूरे देश के अंदर हिंदुत्ववादी, वो एजेंडा यहाँ पे इतना कारगर नहीं है।
पिछले 15 साल से लगातार बीजेपी यहाँ पे जीत रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस के अच्छे उम्मीदवार हैं और उन्होंने बीजेपी को अच्छी कड़ी टक्कर दी है शहर के। उधर एडवोकेट भारद्वाज ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आम जनता को दिए गए योजनाओं के लाभ से बड़े वर्ग को लाभ हुआ है। दूसरी ओर अलवर में बतौर सभापति अजय अग्रवाल के कार्यों को भी याद किया जाता है। अधिक संभावना यह है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा चुनी जाएगी, जिसके दो मोटे कारण मैं समझता हूँ। पहली बात तो ये कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध या अशोक गहलोत के व्यक्तिगत रूप से कोई एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार में जो 2-3 मोटे काम किए, चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य के बारे में और 500 रुपये का गैस सिलेंडर जो दिया है और सामाजिक सुरक्षा जो योजनाएं की हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं में नहीं है, जिसका आम पब्लिक में बहुत अच्छा असर है और सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। जहाँ तक अलवर जिले का सवाल है, अलवर जिले में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस की विजय होगी। कुल मिलाकर अधिवक्ताओं की मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अलवर शहर में गोपाल टॉकीज के समीप कोली मोहल्ले में शराब के नशे में एक युवक ने खुद को आग लगा ली। स्थानीय लोगों द्वारा एम्बुलेंस की सहायता से युवक को जिला अस्पताल लाया गया। पीड़ित की बहन नीतू ने बताया कि उसका भाई हुक्म घर पर ही रहता है और शराब का आदी है। जब वे लोग बड़ी बहन की शादी के लिए बाजार में कपड़े लेने गए हुए थे, तभी पीछे से हुक्म ने शराब के नशे में खुद को ही आग लगा ली। इसके चलते युवक 70% तक झुलस गया है। इसका नाम हुक्म है और ये दारू पी रही फुल। हम बाजार चले गए बहन की शादी के भात का कपड़ा लेवा, मोहल्ला वाला फोन कर आग लगा ली, भक्का हम तो मन से या बात खुद नहीं लगाई और कोई मोहल्ला वाला तो पानी बाल्टी भर भर के पटको था। ना घर का हम तो बाजार गया क्या करता है रंग पेंट करो खूब रोज ने फुल दारू पे 1 रुपये का मठ माइक देवना। इनको मार बाबू साढ़े मारे पीटे इनको। उस टाइम घर का अकेला होया और हम तो बाजार गया कपड़ा लेवा। हमारे भतीजा जो अपना कमरा में शोभा में लग रहा है। कोई परेशान करता हो इसको या वो कौन परेशान करेगा? हमको परेशान करेगा। माई को जब देखे जब पीट गए बूढ़ी बड़ी को। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। इस ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
टीकाराम जूली फ्रेंड्स क्लब ने मंगलवार को अलवर शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें 30 नवंबर को मंत्री एवं अलवर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष संजीव बारेट ने बताया कि 30 नवंबर को सुबह 7 बजे जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद त्रिपोलिया महादेव मंदिर में पूजन होगा। वहीं गुरुद्वारा सुखधाम में भी कार्यक्रम रहेगा। 8:30 बजे मदर टेरेसा होम में अनाथ बच्चों को फल वितरण, 9 बजे इंदिरा रसोई में निःशुल्क भोजन वितरित करने का सिलसिला चलेगा। वहीं मोती डूंगरी स्थित सैयद बाबा के स्थल पर चादर चढ़ाई जाएगी और हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। इसी दिन 9 बजे जयकृष्ण क्लब में रक्तदान और शाम को 4 बजे केक काटने के कार्यक्रम है। शाम को 6 बजे बिजलीगढ़ चौराहा स्थित विजन संस्था में गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन वितरण के अलावा असहाय लोगों को कंबल भी वितरित किए जाएंगे। आने वाले 30 नवंबर को हम सब टीकाराम जूली फैंस क्लब के द्वारा आदरणीय टीकाराम मंत्री जी का जन्मदिन मनाने का एक कार्यक्रम रखा गया है और इसमें वो कार्यक्रम सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम तक चलेगा। इसमें हम सब लोगों ने जो कार्यक्रम रखा है वह सुबह 7 बजे जगन्नाथ जी के मंदिर पर पूजा अर्चना होगी। उसके बाद में 7:30 बजे त्रिपोलिया के जो महादेव जी का मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना होगी और 8 बजे जो धर्मशाला खंडेलवाल धर्मशाला के सामने जो गुरुद्वारा है उस गुरुद्वारे पर पूजा मत्था टेकेंगे मंत्री जी और 9 बजे जो इंदिरा रसोई जो खाना देती है इसमें तमाम जितने लोगों का खाना होगा उस दिन का वो हम सब फैंस क्लब के द्वारा मुफ्त उस खाने का वितरण किया जाएगा और 9:30 बजे गौशाला जाकर के वहाँ चारा डाला जाएगा पशुओं को, गायों को। 10 बजे मोती डोंगरी पर जो सैयद बाबा की मजार है उस मजार पर चादर चढ़ाने का कार्यक्रम रखा है और साथ में जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना का रखा है। 10:30 बजे रक्तदान का शिविर का शुभारंभ होगा। ये रक्तदान बैंक्वेट हॉल जैक्सन क्लब का जो बैंक्वेट हॉल है वहाँ पर सुबह 9 बजे से ही शुरू हो जाएगा जो कि 4 बजे तक चलेगा और इसी का उद्घाटन 10:30 बजे मंत्री जी अपने कर कमलों से करेंगे। उसके बाद में 11 बजे सामान्य चिकित्सालय जो अस्पताल है अलवर का वहाँ जाकर के फल वितरण और दूध का वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। हम सब फैंस क्लब के द्वारा 4 बजे मंत्री जी का केक काटा जाएगा। सभी आने वाले जितने भी महानुभाव हैं उनसे एक प्रार्थना यही है कि किसी भी प्रकार का उपहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। फूल वगैरह का उपहार, गुलदस्ते वगैरह लोग लेके आते हैं उसके लिए बिल्कुल ही सख्त हमारा मंत्री जी का भी आदेश निवेदन है और हमारी भी प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति अगर आए उपहार अगर देने का मन है तो बच्चों को पढ़ने के लिए जो पेन और कॉपी जो होती है वो लेकर के आते हैं। उसके अलावा कोई उपहार स्वीकार नहीं। और शाम को 6 बजे जो बिजली घर पर विजन संस्थान द्वारा जो भोजन की व्यवस्था की गई वो हम सब फैंस क्लब द्वारा वो आयोजन रहेगा वहाँ पर और मुफ्त भोजन का वितरण होगा। 7 बजे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हम कंबल का वितरण करेंगे। यही सब कार्यक्रम रखा गया है और आप सब पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? कार्यक्रम रखा है आपने मोती डोंगरी का, इसमें सैयद बाबा का नाम लिखा हुआ है, भगवान हनुमान जी का नाम लिखा है। हाँ, ये नहीं है, कोई त्रुटिपूर्ण रह गया है तो इसमें तारीख भी नहीं है। वो तारीख 30 नवंबर है जी। आपने क्या नाम है आपका? हनुमान जी के मंदिर पर भी जाएंगे, सैयद बाबा के मजार पर और फिर उसके अलावा ये हम जगन्नाथ जी के मंदिर है, त्रिपोलिया जी के महाराज के मंदिर है, गुरुद्वारे को साथ हाँ और अनाथ आश्रम है वहाँ भी जाने का कार्यक्रम। जिले में पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव हुआ है, साथ ही ठंड बढ़ गई है। ऐसे में लोग गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलना उचित समझ रहे हैं। उधर बूंदाबांदी और बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। वजह यह है कि मावठ फसलों को फायदा पहुंचाती है। सोमवार शाम और मंगलवार सुबह जिले में कई जगह हल्की बारिश हुई है। इसके चलते अधिकतम तापमान करीब 6 डिग्री गिरकर 21 पर पहुंच गया। उधर तिजारा तहसील के किसान अली मोहम्मद ने बताया कि बूंदाबांदी के चलते सरसों, गेहूं, चने और जौ की फसलों में फायदा हो रहा है। इससे फायदा सरसों, गेहूं, जौ और चना इन सब में ही फायदा है। जितनी तरह वगैरह जितनी फसल पूरी है पानी नहीं देना पड़ेगा, एक पानी, लेकिन बरसात पूरी हो जाए तो नारी शिक्षा के जनक, दलितों के अग्रदूत और महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले की 133वीं पुण्यतिथि मंगलवार को मनाई गई। इस मौके पर ज्योतिराव फुले दर्शन संस्थान सहित विभिन्न संगठनों की ओर से अलवर के ज्योतिबा फुले सर्किल स्थित प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन किया गया।
वहीं ज्योतिबा फुले अमर रहे के नारे लगाए गए। इस दौरान दर्शन संस्थान के अध्यक्ष मामराज सैनी, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े भोलाराम शर्मा, पूर्व सभापति और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी, शिक्षाविद योग माया सैनी, मास्टर लक्ष्मण सैनी और पूर्व पार्षद खेमचंद आदि मौजूद रहे। कमलेश सैनी और खेमचंद ने महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर प्रकाश डाला। महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि है, उसी के उपलक्ष्य में सभी जाति वर्ग के लोगों ने उनकी मूर्ति स्थल पर आज आकर पुष्प अर्पित किए हैं। साथ ही हम ये कहते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले ऐसे जाति के वंशज थे जिनको आज हमें माली जाति में होकर गर्व होता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुष इस उसके हैं। साथ ही मैं ये कहती हूँ जो बात भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने भी महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना था। उन्होंने सभी छुआछूत जाति वर्ग से उठकर काम किया। महिला वर्ग को जो शिक्षा की जागृति है उसके लिए उन्होंने काम किया, महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। सर्वप्रथम अपनी पत्नी से उन्होंने पढ़ाई शिक्षा की अलग जगाई। अपनी पत्नी को पढ़ाकर उन्होंने जो शिक्षा के मार्ग है उसको तय किया। और मैं यही कहूँगी आज महात्मा ज्योतिबा फुले के पद चिन्हों पर चलकर ये दिन रात चौगनी तरक्की करें। महिला शिक्षा के जनक, दलित क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले की आज 133वीं पुण्यतिथि अलवर महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर महात्मा ज्योतिबा फुले दर्शन संस्थान द्वारा आज हमेशा की भांति मनाया जा रहा है। महात्मा ज्योतिराव फुले का जीवन दलितों, शोषितों, पिछड़ों के लिए बड़ा मार्गदर्शित करता रहा है। ऐसी बातों को लिखा जिससे कि देश में एक समान रूप से सबको न्याय मिले, सबको उचित स्थान मिले, जाति प्रथा का समूल नाश हो, ऐसी कल्पना महात्मा ज्योतिराव फुले ने की थी। अलवर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन अलवर कॉन के तहत पीपीएच पर कार्यशाला की गई। यह कार्यशाला फोक्सी पैनर के तहत जीवन धारा नाम से संपन्न हुई। इसमें लखनऊ से आए सैफ मदरहुड की चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीति कुमार और देहरादून की डॉक्टर देवनंदा चौधरी ने शिरकत की। साथ ही बताया कि पीपीएच बच्चे के जन्म के समय होने वाला गंभीर रक्तस्राव है, इससे प्रसूता की जान को खतरा भी हो सकता है। उन्होंने नई तकनीकों के बारे में बताया कि किस तरह पीपीएच को रोका जा सकता है। इस मौके पर अन्य पहलुओं की जानकारी देते हुए डमी के द्वारा स्त्री रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया गया। उधर कार्यशाला में डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, नीलम सिंगल, सपना जैन, प्रेमलता शर्मा, स्नेह यादव, मंजूलता अग्रवाल, उत्तरा अग्रवाल, मिथिलेश गर्ग और डॉक्टर सविता थरेजा आदि ने शिरकत की। 3 दिवसीय जो कार्यक्रम हो रहा है ये अलवर सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसकी प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनीता हैं और जिसकी सेक्रेटरी डॉक्टर नीलम है। और आज ये जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रही है जिसमें हम लोग मातृ और शिशु से संबंधित सभी चीजें डिस्कस करेंगे। और आज जो वर्कशॉप हो रही है ये पोस्टमार्टम हेमरेज पे हो रही है। पोस्टमार्टम हेमरेज का मतलब ये है कि जन्म के बाद माता में अगर ब्लीडिंग ज्यादा होती है जिसकी वजह से उसके जान का भी खतरा हो सकता है, उसको हम लोग पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। ये आज हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है मातृ मृत्यु दर का बढ़े रहने का। तो हमारी सरकार इस पे काम कर रही है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में अलग अलद मातृ मृत्यु दर है। जैसे अभी अगर हम राजस्थान की बात करें तो 144 माताएं 1 लाख प्रति डिलीवरी पे की डेथ होती है, जिसमें 88% महिलाएं जो मरती हैं, 28%, 28%, 26 to 28% जो महिलाएं मरती हैं वो हेमरेज की वजह से मरती है, चाहे वो हेमरेज प्रेगनेंसी से पहले हो या बाद में हो। तो इसलिए आज जो हम लोग ये कार्यशाला करने जा रहे हैं इसमें इसको कैसे रोके, चाहे वो कुछ हम लोग को सावधानियां बरतनी पड़ती हैं जब माँ प्रेग्नेंट होती है। जैसे अनीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि अगर खून कम होगा तो जरा सी भी अगर ब्लीडिंग होगी तो माँ को खतरा हो सकता है जान का। इसी तरह से अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन ठीक भी है तो किस वजह से हम क्या क्या ऐसी हम लोग स्किल्स कौन सी सीखें जिससे हम ऐसी माताओं का जीवन बचा सकें। अलवर डाइट में मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल मीणा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें प्रोग्राम एडवाइजरिंग कमेटी और जिला कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य शामिल हुए। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, डाइट कॉलेज में आगामी कार्यों आदि पर चर्चा की गई। इस दौरान एडीपीसी मनोज कुमार, डाइट प्राचार्य सुबे सिंह यादव और सभी विभागों के प्रभारी मौजूद रहे। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं प्राचार्य यादव।
आज सर एक मीटिंग हमारे यहाँ माननीय CDO साहब की अध्यक्षता में प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है। उसके बाद हमारी एक आफ्टर लंच दूसरी मीटिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है। एकेडमिक ग्रुप का कार्यक्रम होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कार्यक्रमों के बारे में और एकेडमिक कार्यक्रमों के बारे में, उनकी गुणवत्ता के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया जाता है और उनकी समीक्षा की जाती है कि डाइट के काम कितने बाकी हैं, किस स्तर पे हैं, कितना काम और जल्दी ही हमें किया जाना है। और वहीं डाइट के CMD प्रभाग की ओर से मंगलवार से नजर बगीची स्थित छात्रावास में 5 दिवसीय कैंप शुरू हुआ। यह विद्यालय आधारित आवासीय आकलन शिविर है। इसमें विभिन्न ब्लॉक से आए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रभागाध्यक्ष डॉक्टर निकिता गुप्ता ने बताया कि कक्षा 6 से 10 तक के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे परीक्षा परिणाम में बेहतर सुधार हो सके। इसके लिए 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है। यह विद्यालय आधारित आकलन है, जिसमें कि प्रत्येक ब्लॉक से 4 जो संभागी हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है। आज इसका ये प्रथम दिवस है। 28 तारीख से और 2 दिसंबर तक ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित होगा, कि जो कि अपने डाइट छात्रावास नज़र बगीची में प्रारंभ किया गया है। इसमें प्रत्येक ब्लॉक पे 4 KRP तैयार करने के उपरांत प्रत्येक ब्लॉक पर इन्हें शिक्षकों को, जो कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक को पढ़ाते हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा इनके द्वारा। 8 दिसंबर को राजस्थान में बार एसोसिएशन के चुनाव होंगे। एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने बताया कि चीफ जस्टिस के आदेशों के अनुसार पूरे प्रदेश में 8 दिसंबर को ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। विभिन्न पदों पर चुनाव लड़े जाएंगे, जिसके लिए अधिवक्ताओं से शपथ पत्र मांगे गए हैं। जो अधिवक्ता जिस वार्ड में चुनाव लड़ना चाहता है, उसी का शपथ पत्र देना होगा। देखिए, पूरे राजस्थान के अंदर माननीय चीफ जस्टिस महोदय का एक आदेश अनुसार पूरे राजस्थान के अंदर एक दिन और एक 1 वोट 1 बार के अकॉर्डिंग चुनाव पूरे राजस्थान में हो रहा है। 8 दिसंबर की डेट पूरे राजस्थान में फाइनल है और कोई भी आगे आने वाले समय के अंदर कर दिया 1 साल का चुनाव रहेगा। कोई भी सेकंड फ्राइडे आएगा दिसंबर का, उस दिन चुनाव कराना मस्ट है। और इसके पक्ष में एक बेंच का बाकायदा ऑर्डर भी पास आउट हो गया है। उसके अकॉर्डिंग अलवर जिला अभिभाषक संघ के द्वारा भी चुनाव की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। और यहाँ पे सभी अधिवक्ता बंधु जो अपना वोट जिस बार में रखना चाहते हैं, उन सभी से शपथ पत्र मांगे गए और शपथ पत्र देना बहुत मस्ट है। जिस बार में शपथ पत्र आपने यदि दे दिया तो उसी बार के आप मताधिकार का प्रयोग कर सकते हो। यदि आपने किसी दूसरे बार में मत का प्रयोग किया तो आपके खिलाफ बार काउंसिल के द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी और आपकी सदस्यता भी समाप्त की जा सकती है। इस तरह का ऑर्डर पास आउट हुआ है और उसमें जो चुनाव लड़ने वाला है उनको भी ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार और चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग 2 साल से ज़्यादा कोई भी अपने पद पर नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों का एक जो भी दिशा निर्देश देते हुए चुनाव की प्रक्रिया अलवर में चालू होगी। कल 29 तारीख तक शपथ पत्र लिए जा रहे हैं और सब अपने शपथ पत्र दे रहे हैं और चुनाव 8 दिसंबर को अलवर जिला अभिभाषक संघ में भी निश्चित होंगे। और सभी जाटव महासभा की जिला शाखा द्वारा खुदनपुरी स्थित कार्यालय में वधू पक्ष को कपड़ों का वितरण किया गया। वहीं 30 नवंबर को 13 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया जाएगा। बैठक में जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव, कोषाध्यक्ष धर्मपाल सिंह, प्रभुदयाल तंवर, मुकेश कुमार, रामकिशोर जाटव, मनीराम और रमेश चंद जाटव आदि ने अपने विचार रखे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। इस ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शतरंज के खेल में विश्व भर में भारत का नाम रोशन करने वाले विश्वनाथ आनंद नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में नीट यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने 15वां वार्षिकोत्सव दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान NIIT के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कर्नल AK सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि शतरंज के विश्व विजेता विश्वनाथन आनंद ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मन को मजबूत करने की जरूरत है। इसके अलावा मानसिक दबाव से बचना चाहिए। उधर संस्थापक राजेंद्र सिंह पवार ने बताया कि विश्वविद्यालय का संचालन वातावरण को प्रदूषण से बचाने एवं पर्यावरण को शुद्ध करने की नीति से किया जाता है। वहीं सह संस्थापक विजय यादानी ने धन्यवाद ज्ञापन किया, जबकि कुलपति प्रोफेसर गोपालन ने कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, गंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे। रैणी राजगढ़ डेयरी संघ के सचिवों ने पिछले 4 महीने से भुगतान नहीं होने पर रोष जताया है। इसे लेकर माचाड़ी के नंगेश्वर धाम आश्रम पर बैठक का आयोजन किया गया। उनका कहना है कि 2 दिन में भुगतान नहीं होने पर जिला स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर छोटेलाल यादव, शिवलाल मीणा, केदार मनीराम, कैलाश मीणा, विश्राम मीणा और कैलाश सिंह आदि उपस्थित रहे। MD साहब से निवेदन करता हूं कि पशुपालकों के 4 पेमेंट हो गए, दूध का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। कृपया इस भुगतान को जल्दी से जल्दी किया जाए, अन्यथा सारे सचिव रैनी राजगढ़ रूट के आपके और पशुपालकों को साथ में लेके आपके डेयरी उस पे गेट पे हम धरना देंगे। आपसे यही निवेदन है कि पेमेंट जल्दी से जल्दी अति शीघ्र किया जाए, क्योंकि पशुपालकों को खाद, बीज का और बिजली के भुगतान की इनकी समस्या है सबके लिए। तो सारे दूध देते हैं तो इसीलिए देते हैं कि हमारा कार्य चले। मेरा एक निवेदन है कि जो ये पेमेंट बकाया है MD व कलेक्टर साहब या चेयरमैन सबसे, कि इनका सचिवों का भुगतान करा जाए और जिससे पेमेंट किसानों को दें। किसानों की समस्या, खाद बीज की कुछ भी समस्या, कोई भी वह बेचारा दूध बेच रहा है जिनका कोई ना हो रहा समाधान, तो वह दूध कहाँ बेचे। तो ये कत भुगतान कर दिए, वरना इनके डेयरी गेट पे हम सभी धरना देंगे। 93 10.5 लाख का पेमेंट बाकी है, 4 पेमेंट बाकी होगा और पेमेंट करवाने का 30 कृपया करें और धरना प्रदर्शन होगा। माचाड़ी स्थित नंगेश्वर धाम आश्रम से श्री महंत माधवदास महाराज के सानिध्य में कलश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा बैंड बाजे के साथ प्रमुख मार्गों से होते हुए हट्टी गोपाल जी के मंदिर पहुंची। वहीं 101 महिलाएं मंगल कलशों को सर पर धारण कर मंगल गीत गाते हुए विश्वकर्मा की प्रतिमा के साथ चल रही थी। जगह जगह कलश यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षा के साथ हुआ, वहीं आतिशबाजी भी की गई। उधर मंगलवार को हवन पूजन संपन्न हुआ। बुधवार को विधि विधान से मूर्ति स्थापना के बाद भंडारा किया जाएगा। इस अवसर पर भीम सिंह जांगिड़
कैलाश चंद, सुभाष चंद जागीर, शिवचरण गोठवाल, रामोतार, नरेश जागीर, रामोतार और श्री राम आदि उपस्थित रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र में बूंदाबांदी होने के साथ ही रबी की फसल को लाभ की उम्मीद है। इन दिनों जौ, गेहूं, चने और सरसों में सिंचाई की जा रही है। मावठ की बूंदाबांदी होने से इन फसलों को लाभ हुआ है। क्षेत्र के किसान धमीराम, ईश्वर सिंह, गणपत सिंह, समयदीन और जाकिर हुसैन के अनुसार अच्छी बारिश होने की स्थिति में सिंचाई के खर्च से भी राहत मिलेगी। और वहीं ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मंगलवार सुबह से ही अकबरपुर क्षेत्र में बूंदाबांदी बनी रही, इससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त रहा। साथ ही सर्दी अब बढ़ गई है। मावठ होने से रबी की फसल को काफी फायदा मिलेगा, लेकिन प्याज की फसल में नुकसान की आशंका। सर्दी बढ़ेगी, बूंद अच्छी आ रही है और अपनी फसलों को फायदा होगा। फसलों को फायदा तो है भी तो है, और ऐसा नुकसान होना चाहिए। हो सके ज़्यादा बरसात जो प्याज खड़े उनके नुकसान हो जाएगा। अच्छा, कब से आ रही है ये बूंदाबांदी? ये रात सुबह से ही है, सुबह से लगातार। हाँ। उधर अकबरपुर कस्बे में लोगों ने सर्दी का एहसास होने के कारण गर्म वस्त्र निकाले हुए हैं। साथ ही अलाव तापना भी शुरू हो गया है। राजस्थान के अंदर जो अचानक मौसम परिवर्तन हुआ है, इससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी लाभ होगा। जैसे गेहूं की फसल, सरसों की फसल, अन्य फसलों में कि जितना ये बरसात का पानी लगेगा फसल भी इतनी ही मजबूत होगी। इससे हमारे राजस्थान में बहुत, और फिर सबसे बड़ी बात है जितनी बारिश होगी उतनी सर्दी का मौसम ज़्यादा बढ़ेगा। इससे हमें सबसे फायदा होगा गेहूं की फसल को। जितनी सर्दी बढ़ेगी उतनी गेहूं की फसल ज़्यादा उपजाऊ होगी। अबूझ सावे के साथ ही मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्र में शादियों की धूम रही। मालाखेड़ा क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में शादी विवाह के कार्यक्रम संपन्न हुए। सुबह से ही क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी होती रही, लेकिन बाद में यह सिलसिला बंद होने से शादियों के आयोजकों ने राहत की सांस ली। माचाड़ी कस्बे के बावन देव मंदिर के पास कुएं में गत रात्रि गाय का एक बछड़ा गिर गया। सुबह जब स्थानीय निवासी गिरजा देवी कुएं के पास गई तो उन्हें बछड़ा दिखाई दिया। सूचना मिलने पर ब्रजवासी गौ रक्षक दल के जिलाध्यक्ष नागपाल शर्मा, गौ सेवक विनोद सिंह राजपूत, पटवारी मोहित खंडेलवाल आदि की सूचना पर टीम यहां पहुंची। इसमें शामिल जुगनू तंबोली और साथियों ने बछड़े को कुएं के अंदर से सुरक्षित बाहर निकालकर भौरंगी गौशाला पहुंचाया। बछड़े के पैरों में चोट आने के कारण उसका इलाज जारी है। कार्तिक मास का समापन पूर्णिमा को हो गया है। वहीं कार्तिक मास में स्नान करने वाली महिलाओं ने मंगलवार को कड़ी बाजरे का प्रसाद चढ़ाया। कार्तिक के शुभ मास में महिला श्रद्धालुओं द्वारा स्नान करने के बाद सामूहिक पूजा अर्चना की जाती है। वहीं श्रद्धालुओं ने मास के समापन के बाद मंदिरों में प्रसाद अर्पित कर इसका वितरण किया। इसके अलावा सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। कार्तिक मास का जो पूजा का था, स्नान का था, महिलाओं द्वारा संपूर्ण कार्तिक मास में स्नान सुबह उठ के किया गया था, पूजा अर्चना की गई थी, उसका समापन आज है। और आज पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों में कड़ी बाजरे का प्रसाद बनाया है, जिसको लोग बड़े चाव से खा रहे हैं और लोगों में उत्साह है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। चुनावी रंजिश को लेकर चली तलवारें, मूसा खेड़ा में हुए संघर्ष का वीडियो भी आया सामने। हवाई फायरिंग का वीडियो बनाने पर हमला कर 4 को किया घायल। रामगढ़ थाना क्षेत्र का है मामला। 3 सेकंड में तोड़ा लॉक और 1 मिनट में कार की पार। एनईबी क्षेत्र में हुई चोरी। वहीं कटी घाटी मैरिज गार्डन से नकदी और मोबाइल सहित बैग हुआ चोरी। और चुनावी कयासों के बीच अधिवक्ताओं ने दी मिश्रित प्रतिक्रियाएं। प्रमुख दलों में बताई कांटे की टक्कर। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।